Hello student, I welcome you in class 12 physics chapter 1 electrostatics। इस चैप्टर का सिलेबस क्या होगा और इसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे, इन डिटेल स्टडीज़ के बारे में कैसे करेंगे, किस चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज है और पूरे क्लास 12 को किस तरीके से प्रोसीड करना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो लेक्चर बना करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस लेक्चर से पहले उसे एक बार देख लीजिए ताकि आप ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है क्लास 12 में और किस चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज होने वाला है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला लेक्चर है। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस को पढ़ने, बेसिक सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहला और दूसरा लेक्चर काफ़ी बेसिक लेक्चर होगा। 2 लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो जो बच्चे क्लास 10th में अगर इन डिटेल चार्ज के बारे में पढ़े हुए हैं वो लोग पहले और दूसरे लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके 1.25x या 1.50x पर पढ़ सकते हैं। ठीक, अदरवाइज अगर आप चाहें तो इस लेक्चर को बेहतरीन ढंग से 1 by 1 पॉइंट को सुनते हुए कंप्लीट करिए, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी छोटी छोटी पॉइंट्स पर काम किया है, हर एक छोटी बात को बताया है ताकि आगे कहीं भी उसका यूज आए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरी बात बच्चों, हर 2 या 3 लेक्चर के बाद मैं आपको एक DPPS प्रोवाइड करूंगा जिसका लिंक हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप उसे डाउनलोड करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे और सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उन्हें सॉल्व करने के बाद आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और मैं आपको उसको सोल्यूशन बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वॉचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनेकल टेक्नो स्कूल। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और भी बात बता दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया करिए, खुद से नोट्स लिखिए। 20 मिनट 25 मिनट पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करिए, उस 20 या 25 मिनट का पहले आप नोट्स बनाइए, फिर अगला 20-25 मिनट पढ़िए, फिर उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हमेशा अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि आप नोट्स बनाने के दौरान ही ढेर सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी याद हो जाते हैं। ठीक है, अलग से उसको लर्न करना या उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में आपका जो नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस नाम से ही हम शुरू करते हैं। जो ये वर्ड लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ब्रेक किया जाए तो 2 वर्ड से मिलकर बना ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, और स्टैटिक मीन रेस्ट, रेस्ट यानी आप क्या कह सकते हैं यहां से, चार्ज एट रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टी को डील करता है। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, रेस्ट में रखे हुए चार्ज की प्रॉपर्टी को डील करता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें इसका तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ physics which deals the properties of charge at rest, properties of charge at rest is called what? Electrostatics, स्टैटिक्स। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए इसके बाद हम आते हैं, क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो अब बेसिकली हमको यहां पे ये सीखना है कि चार्ज क्या होता है। ठीक, तो चलिए चार्ज के बारे में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए चार्ज। बच्चों चार्ज के बारे में आपने लोअर क्लास में सुना होगा। ठीक,
बट मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दूंगा, ठीक। चार्ज की हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा, थोड़े से उसके बाद से मैं शुरू कर रहा हूं। आप सबने क्लास 10th में पढ़ा होगा एटम के बारे में, ठीक है बच्चों। एटम जो होता है ढेर सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। ढेर सारे एलिमेंट्री पार्टिकल, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसन्स, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक। बट बेसिकली 3 कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल हर एक एटम में पाए जाते हैं। तो वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। स्फेरिकल आप बनाते हैं। इनर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से ऑक्टेट रूल आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक। अब बात किया जाए बच्चों कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल आप ई लिखते हैं, इन तीनों के पास अपना खुद का मास होता है, ठीक। जैसे अगर मैं लिखूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा इनमें ध्यान देना, 10 पावर माइनस 31 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 10 पावर माइनस 27। तो 10 पावर माइनस 31 और 10 पावर माइनस 27 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 10 पावर माइनस 27 बड़ा है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? नाउ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब बच्चों थोड़ा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कंपेयर करो। यहाँ पर 10 पावर माइनस 27 है, यहाँ भी 10 पावर माइनस 27, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गया। यहाँ भी 1.67 यहाँ भी सेम हो गया। लेकिन ये जो नंबर है 1.6726 है और ये है 49, यानी क्या क्लियर हो रहा है कि ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। किससे? प्रोटॉन से। यानी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर? तो अगर हम लोग मास का कंपेयर करना चाहें, अगर आप इसे लिख चुके होंगे तो मैं मिटा देता हूँ। अगर हम लोग कंपेयर करना शुरू करें मास के बारे में, ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे बड़ा हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन हुआ, फिर प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप सबने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूँ। दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स and they are placed at distance 1 centimeter। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास है। क्लास 11th में पढ़ा हुआ है आपने कि दो मास हमेशा अपने मास के कारण, 2 पार्टिकल हमेशा अपने मास के कारण क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगना चाहिए, और उस अट्रैक्शन की वैल्यू जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इक्वल टू फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, ये आना चाहिए अगर आप सॉल्व करोगे तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 67 न्यूटन। क्लियर है? इतना आना चाहिए ये फोर्स, है ना। अब क्या हो रहा है बच्चों, लेकिन क्या देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली यू कैन से, कि जब इसे एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन जो 1 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड होते हैं उनके बीच जो फोर्स आता है दैट कम्स इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन। और ये जो फोर्स आना चाहिए कौन सा आना चाहिए? अट्रैक्टिव। और ये वाला जो फोर्स आता है, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू देखी गई है, वो आता है रिपल्सिव। ठीक है?
अब यहाँ थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करिए। थियरी कह रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का फोर्स इतना आना चाहिए, अट्रैक्टिव आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि 2.3 × 10⁻24 रिपल्सिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ ये, और एक और भी चीज़ खास बात है, ये जो फोर्स है 10⁻24 है और ये 10⁻67 है। -67 से बहुत बड़ा हो जाएगा -24, यानी ये जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है ये बहुत बड़ा फोर्स है। ठीक, तो अब क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इसके मास के कारण इतना फोर्स होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना फोर्स आ रहा है। इसका मतलब ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि इन इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेटली कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है। ठीक है, उस दूसरी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है चार्ज। यानी एक एडिशनल प्रॉपर्टी, जिस एडिशनल प्रॉपर्टी के कारण ये एडिशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एडिशनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द चार्ज। क्लियर हो रहा है? उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं और इस एडिशनल फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? सिंपली एक और भी बात बच्चों बता दूं मैं कि जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है ना, प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन वही होता है। जैसे कोई मटेरियल है, मटेरियल पार्टिकल, तो उसके जो मासेस होते हैं, मास एक प्रॉपर्टी होती है, मास के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा कि वो क्यों अट्रैक्ट करता है, ये उसका नेचर है। लाइक अगर आप गुस्से वाले हैं तो आपको गुस्सा आता है हमेशा, तो उसका कोई कारण नहीं होता है, वो एक नेचर, आपका नेचर है। कोई शांत स्वभाव का है तो वो उसका अपना इनहेरेंट प्रॉपर्टी बेसिकली कहते हैं इसको, आंतरिक गुण। ठीक है ना, तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही मैटर का, इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अट्रैक्ट न करके क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इस एडिशनल प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज। हमने आई मीन कि साइंटिस्ट ने नाम दिया चार्ज। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब यहां से हम कह सकते हैं कि चार्ज को डेफिनेशन यहां से कैसे दे सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन due to which two electrons repel each other is called charge, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन। अब चाहे तो एक और भी दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट डेफिनेशन होता है, सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है। अगर आप चाहें तो एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, क्या? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, due to which electrical and magnetic effects produced is called charge, क्या मैंने कहा कि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मैटर की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द चार्ज। उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह बात हो गई इलेक्ट्रॉन के बारे में। वही चीज अब देखा गया प्रोटॉन्स के बारे में कि अगर मैं दो प्रोटॉन लेता हूं pp एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दो प्रोटॉन लिए गए, तो इन दोनों प्रोटॉन पर भी मास है, इनके पास भी मास है। अपने मास के कारण ये दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को आता है कि ये अट्रैक्ट ना करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, उस फोर्स की वैल्यू रिपेल, और ये रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू आ रही है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है बच्चों,
ये फोर्स एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। ठीक, अब फिर यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब मास के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी इस प्रोटॉन पर भी है जिसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उतने ही फोर्स से रिपेल कर रहे हैं जितने से इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। यानी इन प्रोटॉन्स पर भी वो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो दूसरी प्रॉपर्टी कौन है? चार्ज है। कहने का मीन्स डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी प्रोटॉन के पास भी मास के अलावा चार्ज की प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है, अच्छा एक बात यहां से और भी बोल सकते हैं बच्चों, क्या कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स और प्रोटॉन्स के रिपल्सिव फोर्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है, चार्ज को देखो हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो निकल रहा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। चलिए, क्लियर हो रहा है सारा बात, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? नाउ लेट अस टेक द टू न्यूट्रॉन्स। हमने क्या लिए? दो न्यूट्रॉन लिए, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इनको प्लेस किया, 1 सेंटीमीटर पर। इनके बीच भी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, तो वो जो वैल्यू आ रहा था, कितना आ रहा है? 1.9 इंटू 10 टू द पावर -60 न्यूटन, -60 न्यूटन। ठीक बच्चों, इस वैल्यू को चेक किया गया और ये अट्रैक्टिव आ रही है, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये अट्रैक्टिव आ रहा है। इस वैल्यू को जब चेक किया गया किस फॉर्मूले से? Gm1m2/r² से, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल टू आ रही है। मतलब क्या हो गया कि ये इनके बीच में जो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इतना, जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी इन न्यूट्रॉन्स के बीच में सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मास के कारण फोर्स लग रहा है। कहने का सेंस ये हुआ कि इसका मतलब न्यूट्रॉन्स के पास ऐसी कोई चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो फाइनली यहां से हम क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो अब फाइनल कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचते हैं कि देखिए, एक कंक्लूजन आपका यह बनता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। पहला चीज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू लिखा जाए। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज है, प्रोटॉन पर भी चार्ज है। अब एक बात करते हैं, देखिए क्या हो रहा है कि सपोज ये दो चार्ज लिए हमने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। दे आर रिपेलिंग ईच अदर। दोनों सिमिलर चार्ज हैं और रिपेल कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा दो प्रोटॉन लिए, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहां भी हमको क्या देखने को मिला कि सिमिलर चार्ज हैं, रिपेल कर रहे हैं। सिमिलर चार्ज यहां भी रिपेल कर रहे हैं, सिमिलर चार्ज यहां भी रिपेल कर रहे हैं। अब अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लूं और अगर ये भी रिपेल करें तो हम कहेंगे कि ये भी सिमिलर चार्ज है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास में रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शनल फोर्स की वैल्यू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है निश्चित रूप से ये ग्रेविटेशनल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो अब चलिए, एक तो बात ये क्लियर हुआ कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक, पहला बात। दूसरा बात, एक बात कि सिमिलर चार्ज रिपेल कर रहे हैं, और यहां अट्रैक्शन होने लगा, इसका मतलब ये सिमिलर चार्ज नहीं है। मतलब प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का नेचर सेम नहीं है। चार्ज की वैल्यू सेम है, चार्ज का स्ट्रेंथ सेम है दोनों के ऊपर, लेकिन चार्ज का नेचर सेम नहीं है, दो अलग अलग नेचर के हैं। तो इन दोनों के चार्ज का नाम रखा गया, नेचर का नाम रखा गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का नेचर रखा गया निगेटिव और चार्ज ऑन प्रोटॉन का नेचर रखा गया पॉजिटिव। हालांकि इस निगेटिव और पॉजिटिव का मैथमेटिकल साइंस से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इसका एक छोटा सा यूज भी होगा, मैं आपको समझा रहा हूं।
फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है ये पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोलते हैं मिलिकन्स ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट। उससे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की गई, तो वैल्यू कितना आया 1.6 इंटू 10⁻19 और यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू भी होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों पर चार्ज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, ये बात याद रखना है। उनके नाम अलग अलग हैं, एक का निगेटिव है और एक का पॉजिटिव है। ठीक, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव का मतलब रियल लाइन पर इसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक, हालांकि ये निगेटिव और पॉजिटिव रखने का क्या मेन कारण था, बस हम सिंपली दो अलग अलग नाम रख सकते थे, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव रखने से क्या क्यों रखा गया इस तरीके का, ये मैं बता देता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को कंबाइन किया जाता है तो ये जो सिस्टम होता है ये चार्ज की तरह बिहेव नहीं करता है, ये चार्ज की तरह बिहेव नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बात क्लियर हो रही है? तो ये जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज कंबाइन होकर के, यानी जुड़ करके वो जीरो बन जा रहा है। और जुड़ करके वो जीरो तभी बनेगा जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो मैथमेटिकल साइन इसलिए माइनस और प्लस लगाया गया है। हालांकि अगर जब भी आपसे चार्ज पूछे कि दोनों के चार्ज के बीच में अंतर क्या है, लाइक अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं एक रियल लाइन बना रहा हूँ, ये जीरो है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कहीं यहाँ पर पड़ेगा पॉजिटिव प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पड़ेगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक गैप आ जाएगा, चार्ज का गैप। कितने का गैप आएगा? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन ये एग्जैक्टली गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। दोनों का नेचर अलग अलग है, एक को पॉजिटिव नेचर और एक को नेगेटिव नेचर कहा जाता है। और जब भी दोनों कंबाइन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब सुनिए क्या होता है। इसको हम लोग, इस वाले चार्ज को बोलते हैं माइनस ई और इस वाले चार्ज को हम लोग बोलते हैं प्लस ई। तो कहीं भी प्लस ई लिखा है इसका मतलब हो गया वो एक प्रोटॉन, और माइनस ई लिखा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ई की जो वैल्यू होगी, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 हो गई। अब किसी दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पूछा जाए, 2e का मान है, तो 2e का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 3e का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जितना से मल्टीप्लाई इधर में करेंगे उतने से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बात ये हो गया, एक और बात बता दूं। कूलम जो है चार्ज की एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। क्लियर है बच्चों? 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1 स्टेट कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 सॉरी 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके। अब एक बात बच्चों यहीं से समझा जाए। क्या समझना है कि सपोज करो ये एक एटम है, तो इस एटम में के न्यूक्लियस में, सपोज न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स है। 10 प्रोटॉन्स का मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, यानी ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पर प्लस 10e हो जाएंगे, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर घूम रहे होंगे। अब मैं एक बात बताता हूँ कि कोई एटम जो होता है, किसी भी बॉडी का एक एटम, वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
तो अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो जितना यानी +10e है तो इसके पास -10e भी होगा। तो ये हो गया आपका एक एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल है कंप्लीटली। अब अगर आप क्या चाहते हैं कि इसको चार्ज कर दिया जाए, चार्ज में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैंने क्या किया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। किसको? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस के अंदर बचेगा +10e और उसके बाहर बचेंगे -9e। क्लियर हो रहा है? +10e और -9e में ये 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन से कैंसल आउट हो जाएंगे। इस पर क्या बचा? +e एक बचा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बचा। यानी इसकी चार्ज इसके पास कितना चार्ज बच गया? चार्ज इक्वल टू +e। अब ये बॉडी चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है? यानी इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है? +1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इस पर कितना, यहाँ क्या होता? -8e होता और ये चार्ज की वैल्यू कितनी आती? +2e आता। क्लियर हो रहा है? यानी इस बॉडी को चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा। एट द सेम टाइम आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर कौन सा चार्ज आया इसके पास? पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर है? अब देखिए, अगर ये एटम में न्यूक्लियस में +10e है, 10 प्रोटॉन्स हैं और -10e 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं क्या करूं कि इसको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, किसको निकालूं? सॉरी, +e को बाहर कर दूं। +e को बाहर करने का मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन को मैं बाहर कर रहा हूं। एक प्रोटॉन को बाहर करोगे तो क्या बनेगा? इसमें बचेगा +9e और यहाँ -10e। तो क्या हुआ बच्चों? अब देखिए, +9e -9e को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा इसके पास? -e। चार्ज की वैल्यू हो जाएगी चार्ज इक्वल टू -e। -e का मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आया। तो अगर एटम में से प्रोटॉन को बाहर करते हो तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। कितना आएगा? -1.6 × 10⁻19 कूलम आ गया, निगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। प्रोटॉन को निकालते हो तो कौन सा चार्ज आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। बट एक बात मैं और आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर के ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं और वो अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कंपैरेटिव टू प्रोटॉन को निकालना। तो प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये वाला जो केस है ये बहुत आसानी से पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो हम किसी भी बॉडी को चार्ज करना होगा तो हम या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेंगे। कभी भी प्रोटॉन को निकालना और उसको डालना आसान नहीं होता है। ठीक, तो कभी भी किसी बॉडी को चार्जिंग ए बॉडी मीन्स क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्लियर है? चलिए, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता हूं, -e दे दिया जाए अंदर में, तो इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर है +10e और अब ये -10e था, एक e आ गया और तो क्या बनेगा? -11e। इस पर कौन सा चार्ज आया भाई? चार्ज इक्वल टू +10e -10e कैंसल, -e बचेगा, -e। कौन सा चार्ज आ गया इस बॉडी के ऊपर? निगेटिव चार्ज आ गया। बॉडी नहीं, एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, यानी -1.6 × 10⁻19 कूलम। सुनिए बच्चों, नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या बन जाएगा? बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक, और नॉर्मल स्टेट से एक ज़्यादा या दो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा तो नेगेटिव चार्ज।
यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? चलिए इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक बात और भी मैं लिख देता हूँ, क्या कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए एक बात और बताएं बच्चों, इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए आपने कोई ना कोई प्रोसेस किया होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकाला है या इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या किया आपने, इस बॉडी के पास, ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला इसमें से, तो यहाँ था +10E और -9E, ये बॉडी चार्ज में कन्वर्ट हो गई। जब बॉडी चार्ज हो गई, न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई, तो इसको कहते हैं चार्ज्ड बॉडी, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। ठीक, तो क्या हुआ, when a neutral body receives some charge then it is called electrified। क्लियर है? किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए आपने जो मेथड यूज किया होगा, जो भी मेथड यूज किया या जो भी प्रोसेस आपने यूज किया, उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये याद में रखना है, इलेक्ट्रिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास। चले बच्चों आगे करते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए। ठीक, चलिए अब बच्चों एक बात और भी सुन लीजिए। इलेक्ट्रिफिकेशन को समझने से पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाऊं, चार्जिंग ए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडी। चार्जिंग ए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडी। चलो पहले हम कंडक्टिंग बॉडी का देखते हैं। सपोज करो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है। क्लियर? दिस इज अ कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडीज को जब आप कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ई नेगेटिव सपोज आपने दिया, ठीक, तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन सपोज हमने दिया, इंजेक्ट किया, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक, तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडी में एक डिफरेंस ये होता है कि कंडक्टर्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आपने दिया है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर में मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये चार्ज इंजेक्ट करते हो इसमें, ये चार्ज, सारे चार्ज एक दूसरे को, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो बच्चों देखो क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो दे विल हैव द टेंडेंसी टू मूव करने की टेंडेंसी होगी, और ये तब तक मूव करेंगे जहां तक मूव करने का इसके पास स्कोप है। तो स्कोप कहां तक है, सरफेस तक है। तो ये फाइनली ये सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये तब तक मूव करेंगे जब तक उनको मूव करने का स्कोप है, यानी फाइनली कहां तक आएंगे, सरफेस पे आके रुकेंगे। तो अगर फाइनल स्ट्रक्चर देखा जाए इस कंडक्टर का, तो ये सारे के सारे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव चार्ज जो हैं, वो कहां पर आ जाएंगे, इसके सरफेस पे आके रुकेंगे। क्लियर हो गया? यानी कंडक्टिंग बॉडीज में जो भी आप
चार्ज सप्लाई करते हैं, वो सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ फाइनली पहुंचता है? सरफेस पे पहुंचता है। ये ध्यान में रखना है। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग, जब आप नॉन कंडक्टिंग बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हो, सिंस सपोज यू आर इंजेक्टिंग सम इलेक्ट्रॉन्स टू दिस नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, चार्ज इंजेक्ट कर रहे हो, जब आपने चार्ज इंजेक्ट किया तो जिस वॉल्यूम में, जिस प्लेस पर आपने चार्ज इंजेक्ट किया वो वही का वही मौजूद रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। क्लियर है ना? तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर अभी भी अगर देखोगे तो जिस जगह पर आपने चार्ज इंजेक्ट किया था वो चार्ज उसी जगह पर मौजूद रहेगा। क्लियर हो रहा है? यानी कंडक्टिंग बॉडीज में एडिशनल चार्ज जो आप सप्लाई करते हो दैट फाइनली रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ में जो भी चार्ज आप सप्लाई करते हो वो जिस स्पेस में, जिस वॉल्यूम में देते हो उसी वॉल्यूम में रहता है। यानी थ्रू पूरे वॉल्यूम में देते हो तो पूरे वॉल्यूम में रहेगा, जबकि यानी थ्रू आउट वॉल्यूम रहेगा नॉन कंडक्टर में, और कंडक्टिंग बॉडी में सरफेस पर केवल होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर है? ये ध्यान में देना है। एक बात और सिखा दूं बच्चों आपको कंडक्टर के बारे में, छोटी सी प्रॉपर्टी है, हालांकि कंडक्टर के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे बाद में, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है? जैसे अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर और में ध्यान दीजिए कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव हो गया, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बाहरी ऑर्बिट के, दे आर वेरी लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत लूजली बाउंड होते हैं। ठीक? तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना काफ़ी आसान होता है। रूम टेम्परेचर पर ही उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कहाँ आ जाते हैं? बाहर। तो बॉडी के अंदर में जैसे मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आया तो उस पर क्या आएगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर, 1 यूनिट पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो वो इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ के बाहर नहीं जा पाता। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये एटम पॉजिटिव है, अभी भी वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बाहर नहीं जा पाता, इसके आसपास ही कहीं इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा होता है। ठीक है? तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहां पर एक दूसरा हमने ले लिया पॉजिटिव, सपोज यहां भी कोई एक क्रिएट हुआ है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है ना? इस तरीके से बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम में ही रहते हैं। हालांकि इस समय ये मत समझिए कि बॉडी पर कोई चार्ज है, नहीं है, ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बॉडी पर नेट चार्ज इस वक्त 0 है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारे पास 6 मेथड्स हैं। द नंबर 1 इज by friction, second is by conduction, third by induction, fourth is by thermionic emission, fifth is photo emission, and sixth is field emission। ये 6 मेथड्स होते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ये 6 मेथड्स में से हम लोग सबसे पहले अब शुरू करेंगे कौन सा? पहले बाई फ्रिक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन में, बाई फ्रिक्शन इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं ना, ठीक, तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है और एक बॉडी निगेटिव चार्ज होती है, ठीक। ये दो बॉडी कौन सा ले रहे होंगे? कोई भी दो नॉन कंडक्टर, दो डिफरेंट नॉन कंडक्टर, ठीक। मान लिया मैंने, समझा रहा हूं मैं आपको, इसमें दो डिफरेंट नॉन कंडक्टर्स लिए, दोनों के एटम्स का स्ट्रक्चर बनाओ। सपोज ये एक एटम है बॉडी ए का और ये है बॉडी बी का एटम, क्लियर। अब बॉडी ए और बी डिफरेंट है तो इस पर प्लस Q1 होगा और इस पर प्लस Q2। चूंकि अलग अलग बॉडीज हैं तो इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा और अलग एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो इनके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यूज अलग अलग होगी, ठीक। अब सपोज करो क्या होगा कि मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 1 2 3 हमने अज्यूम कर लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स है। दीज आर द 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होता है, जो बॉडी, ठीक, इसमें से कोई एक बॉडी ऐसी होगी जिसका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आयनाइज होने के लिए कम एनर्जी चाहिए और किसी एक को आयनाइज होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, मान लिया मैंने पहले वाले में इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम एनर्जी लेता है और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी लेता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, आप अपना हाथ केवल रगड़ के देखिए, हाथ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में हाथ गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है भाई? कि जब आप इसको रगड़ते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो फ्रिक्शन एक्ट करता है और फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या होता है, वर्क होता है। तो वो वर्क एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसी हीट एनर्जी की वजह से आपका हाथ गर्म हो जाता है। सो इन द सेम मैनर यहाँ पर क्या होगा कि व्हेन यू विल रब्ड 2 ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, एनर्जी विल बी क्रिएटेड और वो एनर्जी कोई एक रिसीव करेगा और लेकर, कोई एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और लेकर के एनर्जी को बाहर निकल जाएगा। जिस बॉडी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, सपोज इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला और इसमें चला गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बॉडी ए। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो चला गया इसमें। तो अब बॉडी ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस ई, एक पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस ई, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से ये दोनों बॉडी चार्ज में कन्वर्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। हालांकि चार्ज की पहली कहानी यहीं से शुरू हुई थी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ही थेल्स साहब ने इसके बारे में बताया था, ठीक। चलिए, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। क्या होता है जब आप ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड, सपोज ये ग्लास रॉड है, दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस इज अ, सपोज ये एक आपने क्लॉथ लिया हुआ है सिल्क का, है ना, सिल्क का क्लॉथ, और दोनों को आपस में रब कर रहे हो, है ना, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए भाई, रगड़ने के बाद ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो सिल्क है, सिल्क पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी सिल्क का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्या हो रहा है यहाँ से, जब आपस में रगड़ रहे हैं तो ग्लास का इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ गया, सिल्क के ऊपर आ गया, तो सिल्क निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जब हम इबोनॉइट की रॉड लेते हैं, दिस इज अ इबोनॉइट रॉड, इबोनॉइट रॉड एंड इट्स फर, कैट्स फर, बिल्ली की खाल मान सकते हैं। जब एक फर और इस एबोनॉइट रॉड को आपस में रगड़ते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद फाइनली क्या होता है, इबोनॉइट रॉड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है।
क्लियर हो रहा है। और ये जो हमने फर लिया था, इस फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? इबोनॉइड रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो ये पॉजिटिव, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ये कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब आप कॉम्ब करते हैं गर्मी के दिनों में, आप ड्राई सीजन में कॉम्ब करिए, उस कॉम्ब को लेकर के अपने हाथ पर ये बालों के सामने रखिए, तो ये जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसकी ओर खींचने लगते हैं, या उस कॉम्ब को डस्ट पार्टिकल्स के पास ले जाइए या छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइए, उनको वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बेसिकली क्या हुआ, जब आप कॉम्ब कर रहे थे तो कॉम्ब करते समय आपका जो कंघी होता है, कॉम्ब होता है, वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। और कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको समझा दूंगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दूसरा देखेंगे अब हम। दूसरा क्या है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जान जाइए। स्टार लगा के अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी occurs only in non-conducting बॉडी। केवल ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी में होता है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी का मतलब कि नॉन मेटालिक। मेटालिक में कभी भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होता है, इसको समझा जाए। क्योंकि क्या होता है, कंडक्टर्स में, सपोज करो ये दो कंडक्टर्स हैं, जब इन दोनों कंडक्टर्स को A और B को रब करोगे, डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, तो एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो जब आप इनको रब करोगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो सपोज करो कि A का इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया किसमें? B में, E-, रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन जिससे क्या होगा? A पॉजिटिव हो जाएगा और B क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, ठीक, ये पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, रखेगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में गया है, तो वो तुरंत रिटर्न बैक भी आ जाएगा, क्योंकि वो कंडक्ट हो सकता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि वो कंडक्ट होकर के वापस नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो हमेशा परमानेंटली निगेटिव हो जाएगा ये, और ये परमानेंटली पॉजिटिव। जबकि कंडक्टर में क्या होगा कि जब आप कॉन्टेक्ट में रख करके रगड़ रहे हैं तो जाएगा और तुरंत आ भी जाएगा, यानी बॉडी ए फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, यानी यहाँ पर चार्जिंग हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? नॉन कंडक्टर्स में होता है, कभी भी कंडक्टर में नहीं होता है। ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है भाई? सपोज करो ये कोई मेटालिक बॉडी है, ठीक, कोई एक मेटल है, ये इसको हम कंडक्टिंग वायर के द्वारा एक दूसरे मेटल से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अभी स्विच को ऑन नहीं किया हुआ, इसके ऊपर कुछ चार्ज दे रखे हैं मैंने बॉडी ए के ऊपर। तो जो चार्ज होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? इसके आउटर सरफेस पर होगा। जैसे ही आप क्या करोगे, इनको कनेक्ट करोगे स्विच को, देखिए तो क्या होने वाला है, स्विच को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे इस बॉडी के साथ, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर फैले हुए हैं, ठीक, दे विल कंडक्ट थ्रू द वायर, वायर के थ्रू कंडक्ट कर जाएंगे इस वाले मेटल के ऊपर। तो क्या होगा फाइनली? इस पर अब कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। ये समझ जाइए, क्लियर है? एक बात याद रखिए, सपोज करो अगर मैं काउंटिंग से अमाउंट से बात करूं कि अगर यहाँ पर कितने -10 E था और इस पर 0 चार्ज था, और इस वक्त इस पर -6 E बचा है, तो इस पर आएगा -4 E। दोनों को ऐड करोगे ना तो अभी भी वो कितना है? -10 E ही होगा। ठीक, यानी
कनेक्शन से पहले पूरे सिस्टम का चार्ज और कनेक्शन के बाद पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा सेम होता है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। क्लियर है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया होगा तो इस पर एक निगेटिव आएगा, तो वहां एक निगेटिव कम हो जाएगा, तो जितना वहां कम हुआ उतना यहां बढ़ गया, तो टोटल चार्ज अभी भी कंजर्व रहेगा। बड़ा सिंपल है ये। एक और बात समझो, ये दोनों बॉडी ए और बॉडी बी अगर आइडेंटिकल हैं तब तो यहां से इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी यहां -5e और यहां -5e होगा। बट अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो क्या होगा, दोनों पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी। कितनी होगी इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यानी चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों बॉडी ए और बी बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी दोनों बॉडी का पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये हमारी बॉडी चार्ज हो गई, ये अनचार्ज थी पहले, अब चार्ज में कन्वर्ट हो गई, तो ये कंडक्शन के द्वारा चार्ज करने का प्रोसेस था। चलिए, ये हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। नाउ वी विल सी द चार्जिंग बाई इंडक्शन, थर्ड नंबर। चार्जिंग बाई थर्ड नंबर, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब बच्चों, इंडक्शन हम दो तरीके से सीखेंगे। इंडक्शन दो तरीकों से सीखेंगे, एक इन कंडक्टर और एक इन इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स बच्चों नॉन कंडक्टर, ठीक। तो पहले कंडक्टिंग बॉडी के लिए देख लिया जाए, है ना। थोड़ा सा बच्चों मैं पानी पी लूं, फिर आपको क्लास लेता हूं। चलो बच्चों, इन इंसुलेटर में देखिए, सॉरी इन कंडक्टर, सपोज करो हमारे पास यहां पर कोई कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। मैंने कंडक्टर का स्ट्रक्चर आपको बता रखा था कि जो अंदर के एटम्स होंगे, कई सारे एटम्स ऐसे होंगे कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये कंडक्टर्स हो गए। अगर इस कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा एक चार्ज बॉडी में ले आके रखूँ, लाइक ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज ले आके रख दिया और ये हमारी चार्ज बॉडी है, क्या होगा भाई, यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आप रखोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव कर जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे, ये आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट रीजन हो जाएगा और इधर वाला रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इन पॉजिटिव्स को वो थोड़ा रिपेल भी करेगा, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट भी करेंगे। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इधर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इधर नेगेटिव आया, गिनती से कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो जितना इधर नेगेटिव आएगा उतना ही उधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो इस बॉडी ने इस दूसरी बॉडी को, इस एक्सटर्नल चार्ज ने इस दूसरी बॉडी को क्या कर दिया, एक साइड को निगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, निगेटिवली चार्ज में, और दूसरा साइड उतना ही पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा बात है। अगर आप चाहते हैं इस बॉडी को पूरी तरीके से किसी सिंगल चार्ज में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अर्थ कर दो, कनेक्ट कर दो अर्थ के साथ। जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, है ना। यहाँ से करण अर्जुन आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही कैंसिल होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। इस तरीके से ये बॉडी कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। हालांकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इंडक्शन का प्रोसेस इतना ही है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। क्लियर। इंडक्शन के प्रोसेस में भी इस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो था, अभी भी इस पर नेट चार्ज जीरो है। तो इंडक्शन से पहले और इंडक्शन के बाद इंडिविजुअल बॉडी के चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ कंडक्टिंग बॉडी। अब देखा जाए इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर के बारे में इंडक्शन समझने से पहले एक एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए।
कोई एटम लिया जाए, दिस इज द एटम, ये मैं ले रहा हूँ, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक, पॉजिटिव। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, और वो किस पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, ऐसे। सो इसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं, ठीक। अब अगर मैं क्या करूं, इसके पास में एक एक्सटर्नल बाहर से एक चार्ज ले आकर रख दूं यहाँ पे, दिस इज एन एटम, ठीक है, तो क्या होगा, बगल में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लगा के रख दिया। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हो आप, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं वो इसकी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो अब उसका जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर ना रह करके थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाएगा, इस तरीके से वो मूव करेगा। यानी कैसा करेगा देखा जाए थोड़ा, देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पहले घूम रहे थे, इन सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का अगर सेंटर ऑफ चार्ज का बात किया जाए, सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज का सेंटर तो कहां पर पड़ेगा, न्यूक्लियस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनका क्या हो जाएगा मूवमेंट, ऐसा कुछ हो जाएगा, देख रहे हैं इस तरीके से। यानी ये थोड़ा इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा और इससे थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से यू बनेगा, क्लियर है। तो अब इन जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सर्च करेंगे तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहीं इधर में बनेगा, इधर में बनेगा अब कहीं। सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब क्या करो, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए थोड़ा, देखिए इस तरीके का फोटो आएगा। ये था आपका पॉजिटिव चार्ज और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर है पॉजिटिव और ये बन गया निगेटिव, यानी ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो निगेटिव पॉइंट और यहाँ पॉजिटिव पॉइंट, क्लियर। ये निगेटिव पॉइंट बेसिकली क्या है, यानी इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव पोजीशन कह सकते हैं, इफेक्टिव पोजीशन है, ठीक। तो अब एटम का जो शेप होगा वो स्फेरिकल ना होकर के डिस्टॉर्टेड शेप में होगा, इस शेप में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डाइपोल, इसको बोला जाता है डाइपोल। यानी जब किसी एटम के बगल में कोई एक आप एक्सटर्नल चार्ज रखते हैं तो एटम का शेप स्फेरिकल न रह करके डिस्टॉर्टेड हो जाता है और वो डिस्टॉर्टेड शेप जो होता है दैट इज कॉल्ड द डाइपोल, ठीक है। अब देखा जाए भाई, एक एटम का हुआ। अभी अगर हमारे पास कोई, सपोज वी हैव अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, क्लियर है बच्चों, और हमने क्या किया कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इट्स ए नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। अब ये पॉजिटिव चार्ज लगाने से क्या करेगा कि जितने भी इसके अंदर एटम्स होंगे उन सारे एटम्स को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइपोल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर देखा जाए यहाँ कोई होगा तो इस तरीके का डाइपोल, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ कोई होगा तो ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ का कोई एटम होगा तो वो भी ऐसे होगा निगेटिव पॉजिटिव, क्लियर हो रहा है। ये सारे के सारे, जैसे इधर में होगा कोई निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से, यानी इसके अंदर के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरीके से अलाइंड होंगे उस चार्ज की ओर। दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, इसको क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। सारे डाइपोल्स उस चार्ज की ओर अलाइंड हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से कोई नॉन कंडक्टर क्या होता है, में इंडक्शन होता है, किसी नॉन कंडक्टर में इस तरीके से इंडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ये भी हो गया कंप्लीटेड। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा 10th में। चलिए अब इंडक्शन हो गया, 1 2 3 4th नंबर है आपका कौन सा, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है बच्चों, सपोज ये कोई मेटल है, मेटल, और इस मेटल बॉडी को नीचे से बर्नर से क्या करो, हीट करो। जब आप इसे हीट करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाएंगे,
और इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकलेंगे, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से ये मेटालिक बॉडी क्या हो गई? चार्ज में कन्वर्ट हो गई। तो चार्ज करने, मेटल्स को चार्ज करने का ये एक तरीका हो गया। क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं? थर्मियॉन्स। तो आप कह सकते हो कि व्हेन ए मेटल बॉडी इज हीटेड देन देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड एंड metal becomes positive charge. This is called the thermionic emission and it is called charging by thermionic emission. 5 number, photo emission. photo emission, photo emission क्या होता है बच्चों? सपोज ये हमारे पास कोई मेटल है, मेटल बॉडी के लिए ही बात कर रहा हूं मैं, मेटल बॉडी में ही होता ही है। इस पे हमने क्या किया? सनलाइट गिराया। सनलाइट जिसकी फोटोन की एनर्जी आप HNU लिखते हैं, बाद में समझेंगे। सनलाइट जब आप इस पे गिराते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की सनलाइट, ये भी याद रखना, तो क्या होता है कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से इस मेटल को हमने चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक तरीका है चार्ज में कन्वर्ट करने का। तो ये कहलाता है फोटो इमिशन। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, बाहर की तरफ गए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स याद रखना, फोटॉन्स मत बोल देना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलिए 6 नंबर बच्चों, हम लोग बोलते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन क्या होता है बच्चे? हालांकि फील्ड इमिशन के बारे में डिटेल में आप बाद में समझेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा रफली समझ जाइए। देखिए, अगर ये कोई, मान लो बच्चों, कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग बॉडी के लिए ही होता है कंडक्टर, तो कंडक्टर में मान लो उसके जो सरफेस पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एकदम किनारे किनारे वाले, ठीक, अगर मैं क्या करूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, हाई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है भाई? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का उल्टा, बाहर की तरफ। इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पर भी एक फोर्स लगेगा, और फील्ड की स्ट्रेंथ जब ज़्यादा रहेगी तो ये फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और हाई फोर्स एक्ट करेगा तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस बॉडी को, इस मेटालिक बॉडी को हम चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन। ठीक, तो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के सारे मेथड्स आपको बता दिए हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, नाउ वी आर क्लोजिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बताऊंगा। जो टॉपिक है इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर? चलिए लिखिए, गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? अर्ली स्टेज में, मतलब बहुत शुरुआती दौर में, किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, और अगर है तो कितना ज़्यादा है, ये पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते थे। दैट इज, इलेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली अ डिवाइस विच इंश्योर्स दैट द बॉडी हैज़ द चार्ज और नॉट। बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, या चार्ज की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी इसका हम यूज करते थे कि दो बॉडी है तो दोनों में किस पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर है? किस तरीके का होता है ये डिवाइस देखा जाए। क्योंकि उसमें गोल्ड की लीव्स यूज़ की जाती हैं, गोल्ड की पत्तियां यूज़ की जाती हैं, इसलिए उसको गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। देखिए हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर कुछ ग्लास का बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, और इसमें एक, इसको वैक्यूम कर देते हैं, अंदर का एयर सक कर लिया जाता है, बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें एक मेटल का रॉड होता है, यहाँ पे ब्रास का बना होता है,
ठीक है, मेटल रॉड, दिस इज क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक आपका मेटालिक स्फीयर लगा होता है, स्फेरिकल मेटल होता है, मेटालिक स्फीयर, ठीक है, ये मेटालिक स्फीयर होता है। इसमें अंदर में 2 ब्लेड्स या पतली पतली फॉइल्स होती हैं, आप कह सकते हैं, जो कि बनी होती हैं गोल्ड की, गोल्ड फॉइल्स, ठीक। अब बच्चों अगर हमको पता करना है, दोनों पैरेलल होती हैं, इनिशियल स्टेज में थोड़ा मैं आपको दूर करके दिखाया हूँ, इनिशियली वो पैरेलल होती हैं, क्लियर है। तो जब वो पैरेलल होती हैं, इनिशियली ये पैरेलल होती हैं, आपको दूर करके मैंने दिखाया हुआ है। अब क्या करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई रॉड है और इस रॉड पर चार्ज है कि नहीं है ये पता करना है मुझे, तो इसको इसके पास ले आके रखते हैं। मान लो पहले से कि चार्ज है, सपोज इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि अगर कोई कंडक्टर है ये, और कंडक्टर के सामने अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, तो इधर वाला साइड इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और उधर वाला जो साइड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये इंडक्शन कहलाता है। तो देखिए यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मेटल प्लस रॉड प्लस फॉइल, ये पूरा एक मेटल है। तो मेटल का एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। तो वन एंड पर जैसे ये पॉजिटिव सामने आएगा, उस पर सामने वाले पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फॉइल्स के ऊपर। इस पर भी पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऐसे है ना। तो फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे फैल जाएगा दूर की तरफ, क्लियर हो रहा है। यानी नया स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी हाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज, और ये एक दूसरे को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। तो क्या हो गया कि इन लीव्स के बीच का जो गैप पहले कम था तो वो बढ़ गया। तो जब भी कोई बॉडी को ले आएंगे जिसके कारण इंडक्शन होगा तो उन दोनों फॉइल्स पर सिमिलर चार्ज आएगा। वो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे इस फॉइल का डाइवर्जन एंगल जो होगा, ये वाली एंगल धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, क्लियर सी बात है। दूसरी बात, जब इस बॉडी पर ज़्यादा चार्ज होगा, मान लो चार्ज की वैल्यू है Q, ये वाली बॉडी पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा यहाँ इंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, इंड्यूस चार्ज इसको बोलते हैं। और जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, एंगल भी ज़्यादा होगा। यानी ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q, चार्ज ऑन द एक्सटर्नल बॉडी के चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एंगल ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, ये एंगल कम है तो हम बोलेंगे उस वैल्यू के बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कम है। इस तरीके से दो डिफरेंट बॉडी के चार्ज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डाइवर्जन एंगल के द्वारा, क्लियर है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड द गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए बॉडी एंड कंपेयर द चार्ज बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली सारा कुछ बता दिया है, बेसिक सी चीज़ें बता दी हुई है चार्ज के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द कूलॉम्स लॉ। तब तक बच्चों इसका नोट्स पूरा बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर डालिए। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आगे यूज आने वाले हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।